हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने आईपीसी कंप्लीट की थी। अभी हम इंडियन एविडेंस एक्ट करने जा रहे हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा 1872 का एक्ट है और ये 1872 में फर्स्ट एक्ट था। ठीक है, तो अब लॉ आपको पता है कि दो तरीके का होता है। एक तो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं, ठीक है, और एक प्रोसीजरल लॉ होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं अगर हम क्राइम की बात कर रहे हैं या फिर जैसे हिंदू लॉ में हिंदू कौन है, मैरिज के रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, क्या चीज मैरिज के रिलेटेड गलत है, क्या सही है, या फिर जैसे आईपीसी में बताया गया कि मर्डर की डेफिनेशन क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है। लेकिन उन चीजों को कोर्ट में कैसे परस्यू करना है, कैसे कैसे हम उसके एविडेंसेस ले सकते हैं, तो वो बातें करता है सीआरपीसी। मतलब जो वो है वो प्रोसीजरल लॉज बात करते हैं, जो कोर्ट में प्रोसीजर की बात करते हैं। एक तो सीआरपीसी है, अगर आईपीसी में कोई ऑफेंस हो गया, आईपीसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर बैठ रहा है। अब मर्डर तो हो गया, लेकिन उसको कोर्ट में परस्यू करने के लिए हम कैसे परस्यू करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर हमने सीआरपीसी में दिया हुआ। लेकिन एविडेंसेस को भी प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीजों को हम एविडेंस मानेंगे, कैसे वो रेलेवेंट होंगे, कैसे कैसे उनको हम कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में करना है या फिर कैसे करना है, वो सब चीजें हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई हैं। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट की स्टार्टिंग हो गई। तो एविडेंस एक्ट का जो मीनिंग है वो लिया गया है, मतलब एक वर्ड है एविडेंस, जो उसको हमने लिया है लैटिन वर्ड से, ठीक है, एविडेंट या एविडेयर से, जिसका मतलब है कि टू शो क्लियरली, टू डिस्कवर क्लियरली, टू असर्टन एंड टू प्रूव। ठीक है, तो अब जो एविडेंस एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमने जो इनडिसिप्लिन है एडमिशन, एविडेंस को एडमिट करने में या फिर यूनिफॉर्म रूल ऑफ प्रैक्टिस को अगर इनेक्ट करने में कुछ इनडिसिप्लिन है, उसको रोकना है। और एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल्स क्या है कि जो एविडेंस है वो मैटर इन इशू के साथ ही कन्फाइंड रहना चाहिए। और जो हियर से एविडेंसेस होते हैं, हियर से एविडेंसेस क्या होते हैं, सुने सुनाए, मतलब आपने खुद नहीं उस चीज को देखा, आगे से किसी से आपने सुन लिया, वो चीज क्या हो गई, हियर से। और जब कोर्ट में हमने देना है तो हमने द बेस्ट एविडेंस देना है कोर्ट में। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट के प्रिंसिपल्स ये हैं। अब एविडेंस एक्ट के लिए की कुछ मेन बातें। एविडेंस एक्ट का एक्ट नेम क्या है, एविडेंस एक्ट 1872, और ये कहाँ से बेस्ड है, बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का मतलब क्या होता है, जिस फोरम में आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लॉ ऑफ प्लेस ऑफ एक्शन, जिस फोरम में आपकी, मतलब जिस कोर्ट में या जिस जगह में आपकी वो चल रही हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां का लॉ एप्लीकेबल होगा। और इसमें इन टोटल 11 चैप्टर्स है, 167 सेक्शंस हैं, और ये 1 सितंबर क्या कहते हैं 1872 को एनफोर्समेंट में आया था। और इसकी इनेक्टमेंट डेट कौन सी है, 15 मार्च 1872। और ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है और सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है और कोर्ट के सामने अप्लाई होता है। बट यहाँ पे जब हम डेफिनेशन करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, तो आप देखोगे कि एविडेंस जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। अब इसमें हमने टोटल 11 चैप्टर्स किए हैं। तो 11 चैप्टर्स में जो चैप्टर फर्स्ट है वो प्रीलिमिनरी से डील कर रहा है, सेक्शन 1 to 4 इसमें है। और चैप्टर 2 बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, सेक्शन 5 to 55 इसमें डील किए गए हैं। चैप्टर 3 डील कर रहा है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जिन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 56 से लेके 58 तक ही इन टोटल सेक्शंस हैं। और चैप्टर 4 डील कर रहा ओरल एविडेंस से, और इसमें भी 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 59 एंड 60।
अब चैप्टर 5 डील कर रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, सेक्शन 61 से 90 तक। और चैप्टर 6 बात कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वहां पे आपको ओरल एविडेंस उतनी उसकी वैलिडिटी नहीं होगी जितनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होगी। सेक्शन 91 टू 100 उससे डील कर रहा है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 जो बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ की। सेक्शन 101 से लेके 114A तक जो आपके सेक्शंस हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ से डील करते हैं। चैप्टर 8 बात करता है एस्टॉपल की, सेक्शन 115 से 170 तक एस्टॉपल है। और चैप्टर 9 बात करता है विटनेसेस की, जिसमें 118 से लेके 134 तक के सेक्शंस हैं। और चैप्टर 10 बात कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कि अगर हमने विटनेसेस को एग्जामिन करना है वो कैसे होगा, सेक्शन 135 टू 166 डील करता है। और चैप्टर 11 में सिर्फ एक ही सेक्शन है जो बात कर रहा है इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर इम्प्रॉपर एडमिशन हो गई या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये उससे बात कर रहा है। अब भाई जो इंडियन एविडेंस है ये एक्ट नंबर 1 है, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 में आया था, उसकी एनफोर्समेंट डेट भी 1 सितंबर 1872 है, लेकिन वो एक्ट नंबर 9 है, ये एक्ट नंबर 1 है। यहाँ से भी आजकल प्रीवियस क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपने इसको ध्यान से देखना है। और इसके एनेक्टमेंट डेट 15 मार्च 1872 और एनफोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872। तो preamble क्या कहता है, whereas it is expedient to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follow। तो अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है और अमेंड कर रहा है। अब आजकल ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं प्रियम्बल से कि ये कंसोलिडेट कर रहा है या सिर्फ अमेंड कर रहा है या डिफाइन कर रहा है या तीनों कर रहा है, ऐसे वर्ड्स डालने होते हैं जिसको हमने बताना है। तो इसलिए अब प्रियम्बल ध्यान से पढ़ के जाना होता है। अब पार्ट 1 बात कर रहे हैं, जो पार्ट्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट है जो वो मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ एक्ट से, ठीक है। ये सेक्शन 5 जो सेक्शन 1 से लेके 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से है। और प्रूफ का जो पार्ट 2 है वो चैप्टर 6 तक है। और पार्ट 3 है जो वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस से बात करता है। 3 पार्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं और 167 आपके सेक्शंस हैं। अब पार्ट 1 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात है। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी से डील करता है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, हर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कि कोर्ट के सामने चलाई जा रही हैं उन पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स जो कि चाहे आर्मी एक्ट के अंडर है, चाहे नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंदर है या एयरफोर्स एक्ट के अंदर है। अगर कोई कोर्ट मार्शल्स हैं उनको भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई एफिडेविट्स कोर्ट के सामने पेश किए हैं या ऑफिसर के सामने पेश किए हैं, उस पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता और ना ही आर्बिट्रेटर के सामने अप्लाई होता है। और कमेंसमेंट में आपको बता ही चुकी हूँ कि 1 डे ऑफ सितंबर 1872। सेकेंड इसका सेक्शन रिपील्ड है, सेक्शन 3 में इसका इंटरप्रिटेशन क्लोज है। जर्नली हम इसको डेफिनेशंस भी कहते हैं जर्नली, और सेक्शंस और जो हमारे एक्ट्स हैं उनमें सेक्शन 2 में होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 3 में दिया हुआ है। In this act, the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context। तो अब अगर
पूरे एविडेंस एक्ट में हमने कोर्ट वर्ड लिख दिया, तो कोर्ट की डेफिनेशन हम यही लेंगे जो यहाँ पे दी हुई है। अगर उसके एक्सेप्शन क्या है, अगर उस पर्टिकुलर उसमें सेक्शन में कुछ और मेंशन किया कि हमारी इंटेंशन ऐसी है कोर्ट का मीनिंग लेने में, तो हम बोलेंगे, अदरवाइज जनरल डेफिनेशन कोर्ट की ये रहेगी। तो कोर्ट में सारे जजेस, सारे मैजिस्ट्रेट्स और वो सारे पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स जो कि एविडेंस ले सकते हैं, लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, वो सब क्या होते हैं, कोर्ट। अब फैक्ट क्या होता है, ठीक है, फैक्ट में दो चीजें हैं, एक तो जिन चीजों को आप अपनी सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं, और दूसरी क्या है, आपकी मेंटल कंडीशन। तो अब कोई भी चीज या स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है प्री में, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, जिन चीजों को आप कैपेबल हैं टू बी परसीव्ड बाय सेंसेस, तो वो चीज फैक्ट हो गई। या फिर मेंटल कंडीशन जिसके बारे में कोई बंदा कॉन्शियस है, वो भी चीज क्या हो गई, फैक्ट हो गई। अब नेक्स्ट है रेलेवेंट। तो रेलेवेंट को हम एक फैक्ट को दूसरे के साथ रेलेवेंट कम कंसीडर करेंगे जब वो फैक्ट एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है जो कि सेक्शन 5 टू लेके 55 तक, मतलब उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये चीज ऐसे ऐसे हो गई तो हम इसको रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। तो जो अगर कोई चीज 5 टू 55 के अकॉर्डिंगली कनेक्टेड है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो फैक्ट इन इशू की है। और फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट इन इशू क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं। पहली चीज, अगर कोई फैक्ट खुद या किसी और फैक्ट्स के साथ मिलके, ठीक है, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट और एनी लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। अब अगर वो फैक्ट खुद या किसी और फैक्ट के साथ मिलके किसी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी की नेचर और एक्सटेंट की एग्जिस्टेंस भी, वो राइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो चाहे राइट, चाहे लायबिलिटी, चाहे डिसेबिलिटी की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को या तो असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है, वो चीज क्या हो गई, फैक्ट इन इशू। मतलब मान लीजिए किसी चीज में आपका किसी पर्टिकुलर राइट के रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। अब विल की एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए ने कहा कि बी डेथ से पहले मेरी फेवर में विल बना के गया है, ठीक है, तो अब मिस्टर सी हैं, वो आके कह रहे हैं कि नहीं बना के नहीं गया, तो इन्होंने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। अब जो कोर्ट ने क्या डिसाइड करना है कि भाई बीए के फेवर में बिल बना के गया कि नहीं, कोर्ट ने ये चीज डिसाइड करनी है। अब कोई मान लीजिए सी खुद ही कह रहा है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो बिल थी या क्या था, लेकिन जो मिस्टर बी हैं डेथ से पहले ए के साथ तहसील में गए थे, वहां पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए थे। अब ये फैक्ट है, ठीक है, उसने अपने उसकी मेंटल कंडीशन कॉन्शियस है इस चीज के लिए कि हाँ जी कोई चीज ऐसी हुई थी, भी वो गया था, तो अब उसके राइट की एग्जिस्टेंस असर्ट हो रही है कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि बी ए के साथ जब वो तहसील में गया था उसने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया था, वो बिल ही होगी, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, फैक्ट इन इशू। अब वही एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है इसकी, whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted and denied in answer to such issue is a fact in issue, ठीक है। अब एक चीज तो हो गई फैक्ट इन इशू और दूसरी चीज हो गई इशू ऑफ फैक्ट्स।
इश्यू ऑफ फैक्ट्स क्या है, जिन चीजों को कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है। अब जिस चीज के द्वारा हमने उस फैक्ट को असर्ट करना, जो क्वेश्चन है, जिस चीज के द्वारा वो असर्ट या डिनाई हो रहा है, जैसे मैंने आपको विल की एग्जांपल दी कि अब इश्यू ऑफ फैक्ट क्या है कि वेदर बी हैज एग्जीक्यूटेड एनी विल इन फेवर ऑफ ए और नॉट, ठीक है, विल वाली एग्जांपल में। अब इस फैक्ट से कि वो उसके साथ पहले गया था कि नहीं गया था, तो वो चीज क्या है, वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट इन इश्यू है। जो इश्यू ऑफ फैक्ट को रिप्लाई कर रहा होता है वो चीज क्या होती है, फैक्ट इन इश्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मींस कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है, कहां पे, किसी सब्सटेंस पे, किस किस मेथड से, बाय लेटर्स, बाय फिगर्स, बाय मार्क्स, या एक से ज्यादा मोड्स को यूज करके, जिनको हमने जब एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया था, हमारी इंटेंशन थी कि उसको यूज किया जाए या फिर उसको यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यही थी। इलस्ट्रेशंस में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास अभी हरियाणा जुडिशरी अभी इसी संडे को है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम जितना एविडेंस एक्ट को कवर कर सकते हैं आज के लेक्चर में वो कवर करेंगे, तो थोड़ा सा हम स्पीडीली ही चलेंगे। नेक्स्ट है एविडेंस की डेफिनेशन। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट permits to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. अब एविडेंस जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री। तो वो जितनी भी स्टेटमेंट्स कोर्ट परमिट कर रही है या मांग रही है कि भाई मेरे सामने विटनेसेस मेरे सामने दे सकते हैं और मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेशन में वो चीजें हैं, तो वो सारी स्टेटमेंट जो भी बंदा दे रहा है वो सब क्या है, ओरल एविडेंस। और कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ही क्यों ना हो, जिनको हमने कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया है, वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट हमारा है प्रूव्ड। प्रूव्ड का बस सिंपल सा ये है कि कोई रीजनेबल पर्सन, अगर कोई चीज इतनी प्रोबेबल है कि रीजनेबल पर्सन सोचेगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या है, वो प्रूव्ड माना जाएगा। और डिसप्रूव्ड क्या है कि अगर फैक्ट्स को, कोई मैटर है उसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट बिलीव कर रही है कि या तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा या फिर ऑर्डिनरी मैन उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंसीडर ही नहीं करेगा कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो डिसप्रूव्ड हो गई। और एक होता है नॉट प्रूव्ड, जो चीज ना ही प्रूव्ड है ना ही डिसप्रूव्ड है, तो वो चीज क्या हो गई, नॉट प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारी इंडिया की डेफिनेशन है। तो अब इसमें वैसे इन्होंने अमेंडमेंट नहीं की है, लेकिन जो इंडिया की डेफिनेशन है वो हमारी होल ऑफ इंडिया ही हो गया है। नेक्स्ट है हमारा मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम। ये सेक्शन 4 में दिया गया है। जो हमारा इंटरप्रिटेशन क्लोज है वो कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 4 वो तीन चीजों की बात कर रहा है, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रज्यूम, सॉरी प्रूफ। अब जो मे प्रज्यूम है वहां पे कोर्ट किसी फैक्ट को प्रज्यूम करके चल सकती है, और अब वो वहां पे ये समझ सकती है कि कोई फैक्ट प्रूव्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनटिल इट इज डिसअप्रूव्ड, एंड अब अगर ये डिसअप्रूव नहीं किया तब तक कोर्ट क्या समझ के चलेगी, ये प्रूव्ड है। और यहाँ पे कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिप्शन है कि वे इसके लिए प्रूफ्स मंगा सकती है। अब नेक्स्ट है शैल प्रज्यूम, ठीक है। शैल प्रज्यूम में क्या है कि ये इस फैक्ट को तब तक सही मान के चलेगी, प्रूव्ड मान के चलेगी, जब तक ये डिसअप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे कोर्ट क्या है, शैल प्रज्यूम में मे प्रज्यूम में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कोर्ट इसको प्रूव करने के लिए नहीं कहेगी, ठीक है।
यहाँ पे अगर डिसअप्रूव हो गया ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एविडेंस के लिए नहीं कह सकती, प्रूफ लाने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन मे प्रिज्यूम में वो एविडेंस लाने के लिए भी कह सकती है। शैल प्रिज्यूम क्या है, यहाँ पे कोर्ट को मानना ही मानना पड़ेगा कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, और इसके लिए अगर कोई एविडेंस लेके भी आ रहा है इसके अगेंस्ट, वो भी नहीं मानेगी डिसअप्रूव करने के लिए, वो एविडेंस देखेगी भी नहीं कोर्ट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, जो बात कर रहा है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। तो सेक्शन 5 हमारा क्या कह रहा है कि जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, इंडियन एविडेंस में जो एविडेंसेस हैं, चाहे वो हम किसी सूट या प्रोसीडिंग में दे रहे हैं, किसी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में या रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में, तो वो हम दे सकते हैं। मतलब किसी सूट या प्रोसीडिंग में हम किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी क्या कहती है कि अगर सीपीसी के अकॉर्डिंगली किसी पर्सन को डिसएंटाइटल किया गया है कि आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, तो वहां पे आप एविडेंसेस नहीं दोगे। जैसे कि वहां पे प्रिविलेज्ड है, जैसे हस्बैंड वाइफ का वो है रिलेशन है, वहां पे जो वाइफ है, अगर ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूशन ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने हस्बैंड को या हस्बैंड ने वाइफ को अगर कोई कम्युनिकेशन की है, ठीक है, वो उसका एविडेंस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे भी चाहे वो रेलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू के केस में भी है, तो वो नहीं दे सकते। लेकिन इसकी वो हम आगे करेंगे, उसकी भी एक्सेप्शंस हैं। तो सेक्शन 6 बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई फैक्ट चाहे वो इन इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहा है, उसका पार्ट बन रहा है, तो वो चाहे वो खुद फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट है। चाहे वो फैक्ट्स हैं सेम टाइम एंड प्लेस पे हुए हों, चाहे डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पे हुए हों, ये मैटर नहीं करता। सेक्शन 7 बात कर रहा है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो खुद तो अगर कहें शायद वो फैक्ट इन इशू नहीं होते, लेकिन वो फैक्ट इन इशू जो होता है उसके लिए वो ओकेजन होते हैं या उसका कोज होते हैं या उसका इफेक्ट होते हैं। तो चाहे वो इफेक्ट कोज और इफेक्ट इमीडिएट हो चाहे अदरवाइज हो, वो रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, या फिर वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स जिसमें वो चीज हुई होती है या उस चीज के लिए उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अकरेंस के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो फैक्ट चाहे खुद फैक्ट एंड इशू नहीं है, देन ऑल्सो दैट फैक्ट्स विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 8 बात कर रहा है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो अगर कोई फैक्ट जो कि रेलेवेंट है, सॉरी, कोई फैक्ट जो रेलेवेंट तब होगा अगर वो शो कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कोई मोटिव या प्रेपरेशन किसी फैक्ट इन इशू के लिए या रेलेवेंट फैक्ट के लिए। जो भी चीज है, देखिए यहाँ पे सेक्शन 5 को लेके 55 तक वो फैक्ट इन इशू के साथ ही रिलेटेड होगी। वो चीजें खुद चाहे फैक्ट इन इशू ना हो, लेकिन वो उनका, जैसे पिछले सेक्शन में हमने ओकेजन कोज किया था, है ना, या अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ये एक चीज है कि वो उसका मोटिव बता रहे हैं, वो फैक्ट इन इशू जो है हमने किया है उसका मोटिव बता रहे हैं या उसकी प्रेपरेशन का हमें कुछ बता रहे हैं या उसके बाद कंडक्ट क्या है उस चीज के बारे में बता रहे हैं, तो वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट फैक्ट होंगे। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन or relevant thereto or the conduct of any person or offense against whom the subject of proceeding is relevant। अगर
वो जो कंडक्ट है, ठीक है, जो कंडक्ट है वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है तो भी वो रेलेवेंट होगा, चाहे वो प्रीवियस कंडक्ट है चाहे सब्सिक्वेंट कंडक्ट है तब भी रेलेवेंट होगा। अब इसकी दो एक्सप्लेनेशंस हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि कंडक्ट में हम स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर हम कंडक्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में कुछ स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो जो कंडक्ट है हमारा, जो उन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहां पे कंडक्ट में स्टेटमेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट्स कंडक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि अगर आपने किसी की प्रेजेंस में कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, और उससे उसका एक कंडक्ट इफेक्टेड हो गया तो वो चीज भी रेलेवेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 9 जो बात कर रहा है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। अब जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको या तो कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं या उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी जरूरी होते हैं। जैसे कि कुछ फैक्ट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, या फिर वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से कोई इन्फ्रेंस हमें निकल के आ रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं या रिवर्ट कर रहे हैं, या फिर किसी चीज या किसी पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर फैक्ट इन इशू कहाँ पे हुआ था या रेलेवेंट फैक्ट कहाँ पे हुआ था उसका टाइम या प्लेस फिक्स कर रहे हैं, या फिर जो पार्टीज के बीच में क्या रिलेशन था जहां पे मतलब ये फैक्ट हुआ, वो अगर रिलेशन दिखा रहा है तो भी वो सारी चीजें रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये हमें जो हमारा रेलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, उनको स्टार्ट होने का क्या टाइम था, कैसे था, या फिर उनके आपस में कोई रिलेशन बन रहा है या आइडेंटिटी है, वो सब कुछ बता रहे हैं, तो वो सेक्शन 9 में कवर होता है। सेक्शन 10 बात करता है थिंग्स सेड और डन इन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। अब आपको पता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने की है आईपीसी में, ठीक है, तो अब कॉमन डिजाइन के रिलेटेड अगर जो कॉन्स्पिरेटर है वो कुछ कह रहा है या कर रहा है, ठीक है, तो अब वो भी रेलेवेंट होगा ना। सेक्शन 10 की वेयर वर्डिंग क्या कहती है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है किसी ऑफेंस को करने के लिए या फिर कुछ एक्शनेबल रॉन्ग, मतलब ये सिविल रॉन्ग की बात हो रही है, सिविल लॉ की बात हो रही है, और उस प्रोसेस में उन दोनों ने कुछ भी कहा हो, कुछ किया हो, कुछ लिखा हो, ठीक है, उनकी कॉमन इंटेंशन के रिलेटेड ही, मतलब कॉन्स्पिरेसी के रिलेटेड ही, ठीक है। और सबसे जरूरी यहाँ पे क्या है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जब उन्होंने आपस में ये चीज साझी कर ली कि हाँ हम ये चीज करने के लिए तैयार है, उसके बाद उनका कहा सुना लिखा तब वो मायने रखेगा, वो रेलेवेंट होगा। और किनके अगेंस्ट रेलेवेंट होगा, हर वो पर्सन जो कि कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है और कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के पर्पज से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये चीज प्रूव करने के लिए कि ये पर्टिकुलर बंदा इस कॉन्स्पिरेसी में पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी था, तो ये चीज भी हम प्रूव कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे इलस्ट्रेशंस हैं। सेक्शन 11 ये इंपॉर्टेंट है, प्ली ऑफ एलिबी आपने बहुत सुना होगा। तो व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, वैसे फैक्ट्स वो रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन वो रेलेवेंट कब बन जाते हैं, अगर जो फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, कोई फैक्ट ऐसा है जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है उसके इनकंसिस्टेंट है, तो वो चीज क्या है, वो खुद में ही रेलेवेंट हो जाएगी, या फिर वो खुद या किसी और फैक्ट के कनेक्शन के साथ, मतलब
किसी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस, किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इनप्रोबेबल बना देते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट की एग्जांपल दे रही हूं, इसमें ए कह रहा है ए पे चार्ज लगा बी के मर्डर का। अब बी नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, तो वो अपने आप में इनकंसिस्टेंट फैक्ट है ना कि ए बी का मर्डर कैसे कर देगा जब बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दुनिया। और दूसरी चीज जो प्ली ऑफ एलिबी में हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए पे चार्ज लगा बी का मर्डर करने के लिए कि उसने इतनी, मान लीजिए आज 10 फरवरी है मान लीजिए, ठीक है, और इतने तारीख को लाहौर में ए ने बी का मर्डर किया, जबकि ए के पास सारे प्रूफ्स हैं कि 10 तारीख को इतने बजे से लेके इतने बजे तक वो मुंबई में था। तो इज इट पॉसिबल कि एक पर्सन एक के साथ, तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू है कि भाई उसने इसका मर्डर किया, इसको हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है ये फैक्ट कि वो इतनी तारीख को इतने बजे मुंबई में था। तो सेक्शन 11 यही है। नेक्स्ट सेक्शन 12, in suits for damages, fact standing to enable to court to determine amount of damages। अब जो damages का सूट चल रहा है उसमें कोई फैक्ट जो कोर्ट को मतलब इनेबल कर रही है कि भाई अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना होना चाहिए, जिस फैक्ट से हमें ये पता चल रहा है वो सेक्शन 12 में इंपॉर्टेंट है और वो रेलेवेंट है। सेक्शन 13 बात कर रहा है फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये है कि कोई राइट या कस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो फॉलोइंग चीजें, कुछ ऐसी चीजें रेलेवेंट है। पहली चीज, कोई ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू जो राइट या कस्टम इन क्वेश्चन है ना, उस पर्टिकुलर राइट या कस्टम को किसी ट्रांजैक्शन के द्वारा हमने क्रिएट किया या क्लेम किया था, पहले मॉडिफाई किया था या रिकॉग्नाइज किया था या असर्ट किया था या डिनाई किया था, ठीक है, और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है ना, उससे दो ही चीजें निकल के आएंगी, या तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, वही कस्टम है या नहीं है। तो जिन चीजों से हमने या तो उसको बनाया है या चेंज किया था, तो उससे पता लग जाएगा ना चेंज किया है। मान लो मैं कह रही हूँ चेंज किया था इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, तो प्रूव हो गया ना कि वो कस्टम था भाई, तभी उसमें चेंज लाया, अदरवाइज कैसे लाएंगे। तो या फिर कोई पर्टिकुलर इंस्टांसेस जिनमें राइट और कस्टम क्लेम किए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं, एक्सरसाइज किए गए हैं, और या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हम उसको एक्सरसाइज कर रहे थे, उस पे लोगों ने डिस्प्यूट अराइज किया, असर्ट किया, या उन लोगों ने उस पर्टिकुलर कस्टम से अपने आप को अलग कर दिया, तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। वो ट्रांजैक्शन वो प्रूव कर रही है ना कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 14 जो बात कर रहा है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। अब कोई फैक्ट्स जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड कोई एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं, जैसे अब मैं खुश हूं तो मैं हंस हंस के बात करूं, इससे पता क्या चल रहा है, मैं खुश हूं, ठीक है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हैप्पी है। अब मैं ऐसे मुंह लटका के बैठी हूं तो उससे मेरी स्टेट ऑफ माइंड का पता चल रहा है मैं सैड हूं। तो अब या तो कोई फैक्ट्स ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है, चाहे जिससे हमारी इंटेंशन की बात, जैसे हम कुछ फैक्ट्स से हमें हमारी इंटेंशन पता चल रही होती है, जैसे हम किसी को मारना चाह रहे हैं तो अब मैं नाइफ लेके आगे बढ़ रही हूँ, तो वहां से मेरी इंटेंशन पता चल रही है ना, मैं मारने के लिए ये चीज लेके जा रही हूँ, या जिससे मेरी नॉलेज पता चल रही है, या मेरा गुड फेथ पता चल रहा है, नेग्लिजेंस पता चल रही है, रैशनेस पता चल रही है, इल विल, गुड विल, ठीक है। तो या फिर स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग का जिन फैक्ट से पता चल रहा है वो रेलेवेंट है, अगर ये चीजें फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट है। अब फैक्ट इन इशू कैसे हो गए, मान लीजिए ए पे चार्ज लगा, ठीक है, कि उसने बी पे शूट किया।
ए कह रहा है कि मैं इस पे शूट करना ही नहीं चाह रहा था, यहाँ पे एक लॉइन था जो इस पे अटैक करने वाला था, मैंने तो इस पे किया था, ये बीच में आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि इसने ये इंटेंशनली मारा है कि नहीं मारा। अब किसी फैक्ट क्या है वहां पे पता चलेगा ना, लॉइन होगा तो पता तो चलेगा ही ना कि लॉइन था कि नहीं था। तो अब अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया कि उस टाइम पे ये लॉइन था और वो उस पे ही शूट करने वाला था, लेकिन उसका जो निशाना है वो चूक गया, तो अब ऐसे केस में इसकी इंटेंशन पता चल रही है कि इसकी इंटेंशन इसको मारने की नहीं थी, उसको बचाने की थी, तो वहां पे उसको मर्डर के लिए पनिशेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हम जो फैक्ट्स हैं ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव कर रहे होते हैं, वो रेलेवेंट होते हैं। अब अगर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट खुद इन क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी भी दो एक्सप्लेनेशंस हैं। अब अगर कोई फैक्ट है, फैक्ट रेलेवेंट एंड शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट, जो रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड है वो उस पर्टिकुलर केस के लिए ही, मैटर इन क्वेश्चन के लिए ही रेलेवेंट होगी, जर्नली नहीं होगी। जैसे अब मैं हैप्पी की बात कर रही हूँ, सैड की बात कर रही हूँ, या फिर मैं जैसे अब लॉइन की वो मैंने एग्जांपल दी, तो वो जर्नली तो नहीं भी सबको बचाता फिर रहा है, वो उस पर्टिकुलर केस में ही होगा। अब जो मैं हैप्पी हूँ वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ही होंगी, किसी या सैड होंगी, या फिर मुझे गुस्सा एंगर होगा, वो एक पर्टिकुलर, ऐसे तो नहीं है भी आप 24 के 24 घंटे और मतलब साल भर ऐसे गुस्सा ही गुस्सा रहते हो, ऐसा नहीं होता। तो वो इसलिए आप जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जर्नली नहीं कंसीडर की जाएगी, वो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड होगी। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि अगर ट्रायल किया जा रहा है किसी ऐसे पर्सन का जो एक्यूज ऑफ ऑफेंस है और उसकी प्रीवियस कन्विक्शन भी हुई है, तो वो वहां पे वो भी रेलेवेंट होगी। ठीक है, ये शो करने के लिए कि वो मतलब ऑफेंडर टाइप बंदा है या कुछ भी है, प्रीवियस कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 बात करता है फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपकी किस चीज को बताना है उसने, कि आप कोई एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनल हुआ है। आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें आपको कई केसेस आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे, यहाँ पे वाइफ ने या हस्बैंड ने अपने स्पाउस के अगेंस्ट पहले तो क्या करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, उसके बाद उनको मार दिया या उनको धोखा दे दिया, किसी और स्पाउस के साथ मैरिज करवा लिया, उनको बीमारी दिखा दी। तो अब अगर कोई पर्सन के साथ ये एक बार होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार होगा, हम सोचेंगे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अगर ये चीज उसके साथ वो 3-4 लोगों के साथ ऐसा कुछ कर रहा है, तो वहां पे हम सोचेंगे कि ये जानबूझ के ये कर रहा है। तो अगर किसी फैक्ट से पता चल रहा है कि ये सिमिलर अकरेंसेस हो रही हैं और इसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो रही हैं, तो उसने जानबूझ के किए हैं या नॉलेज के साथ किए हैं, अगर जिस फैक्ट से ये चीज पता चल रही है वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे सेक्शन 15 के अंडर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 16 जो बात कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कोई पर्टिकुलर एक्ट जो किया गया है वो द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच, मतलब जो पर्टिकुलर एक्ट हमने किया है वो कोर्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से किया है या इंटेंशनल किया है। तो अगर और कोर्स ऑफ बिजनेस है अकॉर्डिंगली, मतलब जिसमें वो नेचुरली किया जाता है, वो रेलेवेंट होता है। मान लीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में यही चीज होती है कि एक बंदा जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर देता है, एक पर्सन गुड्स की डिलीवरी कर देता है, उसमें उस सामने वाला पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर हुई है वो उसकी पेमेंट कर देता है। तो ये नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें वो चीजें होती ही होती हैं, तो वो चीज रेलेवेंट है, जो चीज फैक्ट है वो रेलेवेंट ही है। यहाँ पे तक हमारा सेक्शन 16 कवर हो गया।
तो सेक्शन 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है। एडमिशन क्या है? एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, और जिससे हम किसी फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट की इन्फ्रेंस जिससे सजेस्ट हो रही है, और इसको कौन एडमिशन दे कौन रहा है, कोई स्टेटमेंट कौन दे रहा है, जो कि एक सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं जो कि इन पर्सन्स ने दी हुई होती है, उनको हम क्या कहेंगे? एडमिशन कहेंगे। अब वो पर्सन्स कौन कौन से हैं? सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20 और 21, इसमें बताया गया कि कौन कौन से पर्सन्स की स्टेटमेंट्स को हम एडमिशन कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 18, जो बात कर रहा है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। अब अगर मान लीजिए सेक्शन 17 की बात कर रहे हैं, अगर सेक्शन 17 में कोई जो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है उसने कोई फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है, जिससे उस फैक्ट के होने का मतलब उस चीज को, वो चीज हुई है, उस चीज के बारे में वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो एडमिट कर रहा है। तो अब बाय पार्टीज और हिज एजेंट, स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी whom court regards under the circumstances of case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। ठीक है, तो पहली चीज तो कि जो पार्टीज टू द सूट है या उनके एजेंट्स, ठीक है, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो एडमिशन दे सकते हैं, या फिर बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब जो सूटर है, जिसने सूट फाइल किया है, वो एक्चुअल में उसके साथ चीज नहीं हुई है, वो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी में सूट नहीं फाइल कर रहा, वो किसी को रिप्रेजेंट करते हुए सूट फाइल कर रहा है, तो वो एडमिशंस नहीं होंगी, ठीक है, अनलेस दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो अब ये कब कंसीडर की जाएगी कि भाई उन्होंने ये चीज एडमिट की हुई है? जब उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में वो पर्सन था ना, मतलब वो चीज उसने ही फेस की हो, वो उस कैरेक्टर में है, तो अगर तो उस टाइम की गई है तो वो एडमिशन है, अदरवाइज उनको हम एडमिशन नहीं कहेंगे। या फिर जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर है, उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं जिनका प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट होता है, वो उनको भी हम क्या कहेंगे? वो स्टेटमेंट्स ही हैं। या फिर बाय पर्सन फ्रॉम हुम द इंटरेस्ट डिराइव। ठीक है, अगर जिस पर्सन से हमने इंटरेस्ट डिराइव किया है तो वो चीज भी और वो एडमिशंस कब होंगी? अगर वो एडमिशंस उसने तब दी थी जब उनका इंटरेस्ट कंटिन्यू रह रहा था, जिससे अब आज हमने इंटरेस्ट डिराइव किया है, जब उसका इंटरेस्ट था तो उसने उस टाइम कोई स्टेटमेंट दी थी, तो वो एडमिशंस होंगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 19 जो बात कर रहा है एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट। ठीक है, अगर जो स्टेटमेंट्स हैं किसी पोजीशन, किसी पर्सन की जिसकी की पोजीशन या लायबिलिटी प्रूव करनी जरूरी है, ठीक है, तो वो एडमिशंस होंगी अगर जिस पोजीशन या लायबिलिटी के रिलेशन में वो सूट लाया गया है या उसके अगेंस्ट लाया गया है, जब वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा था ना, तो उसने अगर कुछ भी कहा है तो वो होगी, एडमिशंस होंगी। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी रहेगा। अब ए ने बी के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करना शुरू किया। अब बी कह रहा है कि ए ने रेंट सी से लिया ही नहीं है, तो अब ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड। अब यहाँ पे ए डिनाई कर रहा है, बी क्यों कर रहा है कि भाई किया नहीं। ए कह रहा है कि भाई कोई रेंट ड्यू था ही नहीं, मैं कैसे लेके आता। अब ए जिससे उसने रेंट लेना था सी, ठीक है, वो खुद ही कह रहा है कि हाँ जी मैंने रेंट देना था, तो अब यहाँ पे सी की एडमिशन रेलेवेंट है। लेकिन वो कब रेलेवेंट होगी? जब उसका जो रेंट है ना वो
वो पेंडिंग पड़ा है, वो तभी जब वो एज अ टेनेंट वहां पे है तभी उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो रेलेवेंट होगी। सेक्शन 20 बात कर रहा है एडमिशंस बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय अ पार्टी टू सू। अब कई बार क्या होता है कि आप कहते हो मुझे नहीं पता, जाके किसी थर्ड पर्सन से पूछ ले। अब उस थर्ड पर्सन ने अगर कुछ कह दिया तो वो चीज क्या होगी, एडमिशन होगी। ठीक है, तो अब जिसको मैंने रेफर किया उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो एडमिशन होगी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के डिस्प्यूट के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 21 जो बात कर रहा है प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम बाय और ऑन देयर बिहाफ। अब यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहा है जिसको हम सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। देखो, बाय और ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, तो अब जो स्टेटमेंट्स पर्सन अपनी फेवर में दे रहा है, ठीक है, जैसे कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट। अब जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है अपने ही अगेंस्ट या अपने रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट, वो रेलेवेंट होती हैं, लेकिन उनको प्रूव, ठीक है, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता उनके द्वारा जो कि उनको दे रहे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट के लिए। मतलब कि जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जो अपनी फेवर में स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम रेलेवेंट तो कंसीडर कर सकते हैं, बट वो क्या कहते हैं, उनका एविडेंस भी हम कोर्ट में कंसीडर करते हैं। लेकिन जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनको कोर्ट में एज एन एविडेंस भी ले सकते हैं। अब लेकिन जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जो अपनी फेवर में हमने स्टेटमेंट दी हैं, उनको हम कब रेलेवेंट मानेंगे, जब जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी थी वो सेक्शन 32 तीसरे पर्सन के रिगार्डिंग वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दी थी वो उसकी डेथ हो चुकी है। अब उस स्टेटमेंट को हम सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, या फिर कोई पर्सन ने एडमिशन की है, ठीक है, किस चीज के रिगार्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी की स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस के रिलेटेड अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है और उसके साथ वो कोई ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, तो वहां पे वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है। और तीसरी क्या है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट वर रेलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। अगर वो चीज एज एन एडमिशन रेलेवेंट ना हो कि किसी और तरीके से रेलेवेंट है, तो हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं जिस बंदे ने दी है उसके फेवर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन 22 व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। वैसे तो जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हैं तो डॉक्यूमेंट ही वो होगा, लेकिन हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, लेकिन उसके कंटेंट्स का नहीं दे सकते। वो हम सेक्शन 59-60 में देखेंगे। अब oral admissions as to the content of documents are not relevant unless until the party proposing to prove them shows that he is entitled to get secondary evidence of the contents of such document until the rules herein after contain। अब जो oral admissions हैं और contents of document के लिए वो relevant नहीं होंगी। वो कब relevant होंगी, जब पार्टी ये शो करती है कि भाई हम इसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, तो सेकेंडरी एविडेंस में ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगा। और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ रिकॉर्ड प्रोड्यूसेस इन क्वेश्चन, या फिर जिस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स की हम कर रहे हैं बात, अगर उसकी जेन्युइननेस ही इन क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 22A बात क्या कह रहा है, व्हेन ओरल एडमिशंस आर एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट। अब वही चीज जो 22 में की है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए है कि वो भी रेलेवेंट नहीं होगी। कब रेलेवेंट होंगी, जब जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो इन क्वेश्चन है। 23 बात कर रहे हैं एविडेंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट।
अब जो सिविल केसेस में एडमिशंस इन सिविल केसेस कब रेलेवेंट होंगी? सिविल केसेस में कोई एडमिशंस रेलेवेंट नहीं होती अगर ठीक है, अगर वो इस एक्सप्रेस कंडीशन के ऊपर दी जा रही हैं कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर इस ऐसे सर्कमस्टांसेस में दी जा रही है कि कोर्ट ने ये मतलब समझ लिया है, इन्फर कर लिया है कि दोनों पार्टीज ने आपस में समझौता कर लिया है भी इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, तब वहां पे सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगी। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? किसी भी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील को कंपेल नहीं किया जा सकता। मतलब हम कह रहे हैं ना कि अगर हमने समझौता कर लिया, एविडेंस नहीं देंगे, तो वहां पे 126 के अंदर जो कोई एविडेंस देने के लिए हम किसी भी वकील, बैरिस्टर, अटॉर्नी या प्लीडर को कंपेल नहीं कर सकते कि एविडेंस दो ही दो। नेक्स्ट हमारा एडमिशंस के साथ ही है ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये बात कर सेक्शन है 31, जो 24 से लेकर 29 का चंक है वो कन्फेशंस का है। ये 31 एक सेक्शन है, सॉरी 30 तक का जो चंक है वो कन्फेशन का है। सेक्शन 31 कह रहा है कि एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो पार्टी कुछ बोल रही है, कल को वो उसका अगेंस्ट कुछ भी बोल देगी, भी कल आज कुछ बोल के गई है, कल कुछ और के बोल देगी, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो हम इसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानते, लेकिन हम इनको एस्टॉपल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑपरेट होती हैं एज एन एस्टॉपल। अब आज कोर्ट में कोई बंदा कुछ कह गया, एडमिट कर गया, कल को वो उससे बिल्कुल एडवर्सली नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि उस पर एस्टॉपल लग गया है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन 24 है वो बात कर रहा है कन्फेशंस की। यहाँ पे जैसे एडमिशन को सेक्शन 17 में डिफाइन किया, कन्फेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन कन्फेशंस कब कब रेलेवेंट होते हैं, कब कब रेलेवेंट नहीं होंगे, वो सेक्शन 24 में कहा गया। सॉरी, तो अब अगर हमने किसी पर्सन से कन्फेशन ले लिया, उसको डरा धमका के, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करवा के हमने उससे कन्फेशन ले लिया, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है, वो इररेलेवेंट होगा, ठीक है। अब सेक्शन पहले 28 एंड 29 बात कर रहा है कन्फेशन मेड रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। हमने 24 में कहा कि जब आपसे कन्फेशन क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस करके लिया है, वो इररेलेवेंट है, लेकिन जैसे ही वो थ्रेट या इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस अब खत्म हो गया है, तो उसके बाद अगर कोई पर्सन कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा। और सेक्शन 29 में अब जैसे हम किसी को डरा रहे हैं या इंड्यूसमेंट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम यही कहेंगे ना, उसको थोड़ा सा लालच देंगे भी तेरा ये बेनिफिट करा देंगे, ये करा देंगे, है ना, यही चीज है ना। या फिर कोई प्रॉमिस में तेरे को छुड़वा दूंगा, या डरा रहे हैं, ठीक है ना, यही चीज है। तो अब सेक्शन 29 क्या कहता है कि अगर कन्फेशन वैसे रेलेवेंट है, लेकिन वो इस प्रॉमिस पे लिया गया है कि मैं जो भी तुम बताओगे ना, मैं सीक्रेट रखूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो अब ये चीज, क्योंकि वहां पे हम लालच दे रहे हैं कि तुम्हारा कुछ फायदा कर दो, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हाँ, मैं किसी और को बताऊंगा नहीं, सीक्रेट रखूंगा, तो वो अगर रेलेवेंट है, वो इररेलेवेंट नहीं बनेगा अगर वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी से लिया है, या हमने पार्टीज को धोखा देके थोड़ा सा उससे कन्फेशन लिया है, या फिर हमने तब लिया है जब वो बंदा ड्रंक था, या फिर हमने कुछ उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसका जवाब देना उसके लिए जरूरी भी नहीं था, लेकिन वो उन जवाबों में देता देता अपना कन्फेशन भी दे गया, या उसको वार्न नहीं किया था भाई अगर तू कन्फेशन करेगा तेरे अगेंस्ट इसको एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसको वार्न नहीं किया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा, वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा। अब सेक्शन 30 बात कर रहा है कंसीडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। जब
एक से ज्यादा पर्सन ज्वाइंटली एक ही ऑफेंस के लिए उनका ट्रायल हो रहा है, ठीक है, उनमें से एक पर्सन ने अपने अगेंस्ट कन्फेशन दिया जिसमें वो खुद भी फंस रहा है और उसके साथ क्राइम करने वाला कोई और पर्सन भी फंस रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट पे उस कन्फेशन को एज एन एविडेंस ले लेगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि ऑफेंस में अबेटमेंट, अटेम्प्ट वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। तो सेक्शन 25 to 27 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि अगर आप पुलिस कस्टडी या पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन दे रहे हो तो भाई उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे उस पर्सन के अगेंस्ट। तो अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन दिया गया है तो वो उसको हम अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट नहीं प्रूव कर सकते। ये तो सिंपल सी इतनी सी बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 26 बात कर रहा है कि अगर आपने पुलिस कस्टडी के दौरान भी कोई कन्फेशन दिया है वो भी प्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन whilst he is in police custody of in the custody of police officer unless it is made in the immediate presence of magistrate shall be proved as against such person। अब पुलिस कस्टडी की बात हो रही है, लेकिन अब इसके एक एक्सेप्शन भी क्या है कि अगर पुलिस कस्टडी भी है प्लस अगर आपने मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वो कन्फेशन दिलवाया है, ठीक है, तो फिर वो रेलेवेंट होगा, वो प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 27। अब पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दे दिया तो क्या वो सारा का सारा इरेलेवेंट है? सेक्शन 27 एक तरह से उसकी एक्सेप्शन है। वो कहते हैं कि ठीक है कन्फेशन को हम उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उस कन्फेशन के अंदर उसने कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं या ऑफेंस के रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज हो रही हैं, तो वो जितने डिस्कवरी स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि provided that when a fact is disposed to as discovered in consequences of information received from a person accused of an offense in the custody of police officers, so much of information whether it amounts to confession or not, चाहे वो confession में कहा चाहे वैसे कहा, as distinctly to fact thereby discovered may be proved। अब मान लीजिए एक कल्प्रिट है, वो कह रहा है कि मैंने 100 and 100 पर्सन का मर्डर किया, मैंने मर्डर करने के बाद जो मर्डर वेपन था ना वो इस पर्टिकुलर प्लॉट के इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने उसको छुपा दिया। तो ठीक है, अब उसने कहा मैंने मर्डर किया, ये प्रूव नहीं किया जा सकता। पुलिस के सामने कहा ना, नहीं प्रूव किया जा सकता, मैंने इस चीज को यहाँ पे छुपाया। तो अब वो चीज जो डिस्कवरी दिलवा रही है, तो जितनी चीज से डिस्कवरी हो रही है मर्डर वेपन की, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 31 तक कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 32। अब स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, जिन पर्संस को हम आज के टाइम पे कोर्ट में नहीं बुला सकते, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट्स का कैसे। अब सेक्शन 32 सबसे पहले उन्हीं की बात करता है, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। अब रेलेवेंट फैक्ट के रिलेटेड स्टेटमेंट है बाय पर्संस, जो पर्संस की डेथ हो चुकी है या जिनको ढूंढा नहीं जा सकता, वो रेलेवेंट है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट है। तो अब क्या क्या चीजें हैं स्टेटमेंट्स, चाहे वो रिटन में है चाहे ओरल में है, रेलेवेंट फैक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा बनाई जानी चाहिए जहां पे कोर्ट को लगता है कि वो जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट है। अब वो स्टेटमेंट्स दी किसने किसने है, वो पर्सन आज की डेट में डेड है या उसको ढूंढा नहीं जा सकता, या फिर वो आज की डेट में इनकैपेबल हो गया एविडेंस देने के लिए, या फिर जो है सब कुछ है वो ठीक भी है सब कुछ है, लेकिन उसको हम कोर्ट में जब तक बुलाएंगे बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी या उसको बुलाने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में अब
स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं, मतलब अब जो उनकी पहली स्टेटमेंट्स को हम रेलेवेंट मान लेंगे। लेकिन अब वो केसेस क्या हैं, 8 तरह के केसेस बताए हुए हैं। अब पहला केस क्या है, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ। अगर जो स्टेटमेंट जिस पर्सन ने दी है एज अपनी डेथ के बारे में या फिर एज टू एनी ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए थे उनके बारे में वो स्टेटमेंट दे रहा है जिससे उसकी डेथ हुई, ठीक है। और वहां पे क्वेश्चन क्या है कि उस पर्सन की डेथ कैसे हुई, ये क्वेश्चन है। तो वहां पे वो स्टेटमेंट बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट कब होंगी, वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज, और चाहे जिस टाइम पे वो उस पर्सन ने स्टेटमेंट दी थी वो उसको, मतलब वो चाहे इस खतरे में नहीं था कि उसकी जान ही चली जाएगी, या हो सकता है वो पर्सन की डेथ उस इंसिडेंस के 10 साल बाद हुई थी। लेकिन जैसे आप किसी पर्सन के साथ ऊपर कोई अटैक हुआ होता है, तो जब वो हॉस्पिटल में होता है तभी वो पुलिस उसके बयान लेके जाती है। मान लीजिए 5 साल बाद वैसे नॉर्मली उस पर्सन की डेथ होगी, लेकिन अब वो कोर्ट में जा नहीं रहा, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, अब वो चीज उठ के आई है कि हाँ हुई थी, उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट उससे हुई थी, सर्कमस्टांसेस के से हुई थी या कैसे भी हुई थी। 5 साल तक मान लीजिए वो पर्सन मैंने 5 साल वैसे बहुत लंबा टाइम कंसीडर कर दिया, लेकिन पर कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे अनुराधा शानोवाग वाला केस कहते हैं, जिसको मर्सी किलिंग वाला केस कहते हैं, वो बेड पे कितने सालों तक थी, ठीक है, उसके साथ असॉल्ट हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और उसकी वजह से ही वो बेड पे आई, उसी बेड पे होने की वजह से ही उसकी डेथ हुई, उस कंडीशन की वजह से ही। तो ऐसे ही अगर कोई पर्सन जिस टाइम उसने स्टेटमेंट दी, तो उस टाइम हमें कंफर्म नहीं था कि ये बंदा मर जाएगा या जी जाएगा। तो अगर लेकिन उसने स्टेटमेंट अपनी डेथ के रिलेटेड ही दी है कि मुझे उसी पर्टिकुलर उसमें उसकी डेथ हो गई, तो अगर वो बता रहा है कि मुझ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ या ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ, तो वो स्टेटमेंट उसके मरने के बाद भी यूज की जा सकती है। जैसे कि आपने ब्राइड बर्निंग के केसेस में बहुत देखा होगा, जिसमें वो दाज दहेज के लिए लड़कियों को मार देते हैं। अगर बर्निंग की वजह से लड़की की डेथ हो जाती है, लेकिन जिस टाइम वो स्टेटमेंट दे रही थी उस टाइम डॉक्टर्स कहते थे कि हमें इसको बचा लेंगे, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन डेथ हो गई। अब लड़की ने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि मुझे ऐसे मेरे ससुराल वालों ने ऐसे ऐसे तेल छिड़के ऐसे ऐसे जलाया था, तो उस टाइम पे जो उसकी स्टेटमेंट होगी, उसके मरने के बाद जब केस चलेगा, उसकी स्टेटमेंट को हम कंसीडर करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम पर्संस को कन्विक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड है आर इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। जब स्टेटमेंट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दी गई हैं, ठीक है, और पर्टिकुलरली व्हेन दे, अब वो पर्संस, ये सारे पर्संस हैं यही कि आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, लेटर ऑन या तो उनकी डेथ हो गई या वो उनको ढूंढा नहीं जा सकता, या फिर वो इनकेपेबल हो गए हैं। स्टेटमेंट सबकी ऐसी हैं। लेटर ऑन जब उन्होंने दी थी तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दी थी, और आज उसी चीज के रिलेटेड, मतलब उसी पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो आज वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो हम वो स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। When in consist of any entry or memorandum made by him, books kept in ordinary course of business in the discharge of professional duty, acknowledgement चाहे रिटर्न है, चाहे साइन बाय हिम है, या रिसिप्ट ऑफ मनी है, गुड्स है, सिक्योरिटीज है, ठीक है, इस चीज के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कॉमर्स में यूज होता है, कॉमर्स में बिजनेस, रिटर्न और साइन बाय हिम, या फिर कोई डेट ऑफ लेटर है जो कि मतलब डेटेड है, साइंड है, सील्ड है, जो भी है, ठीक है। थर्ड है और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, किसी पर्सन के अगेंस्ट यूज करनी है। जब जो स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, इज अगेंस्ट द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, और अगर वो सच्ची होती तो वो उसको एक्सपोज किया जा सकता है किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए या सूट और डैमेजेस के लिए। लेकिन आज वो पर्सन या तो ढूंढा नहीं जा रहा, या डेथ हो गई है, या कुछ भी है,
तो ऐसे केसेस में उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स को भी हम रेलेवेंट बना लेंगे। या फोर्थ है गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। तो अब कोई पब्लिक राइट, कस्टम या जो भी मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बारे में किसी पर्सन ने कोई ओपिनियन दिया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे पब्लिक राइट, कस्टम और पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो अगर कोई स्टेटमेंट इस चीज के रिलेटेड है और जो स्टेटमेंट देने वाला बंदा है वो अब नहीं मिल रहा या उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो रेलेवेंट हो सकती है। 5 और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। अब अगर कोई स्टेटमेंट है जो कि किसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में है, चाहे बाय ब्लड है, चाहे मैरिज है, चाहे अडॉप्शन है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट किस पर्सन के द्वारा दी जानी चाहिए? जिस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज है उनके रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि कोई पड़ोसी हैं जो रोज मिलते हैं उन पर्सन से, या फिर पेरेंट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उनकी स्टेटमेंट, लेकिन आज वो पर्सन्स या तो उनकी डेथ हो चुकी है या ढूंढे नहीं जा सकते या इनकैपेबल हो चुके हैं, तो ऐसे में उनकी जो स्टेटमेंट दी हुई है वो रेलेवेंट होगी। सेक्शन 6 क्या सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? और इज मेड इन विल और डेट रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। किसी पर्सन ने जो कोई स्टेटमेंट दी है किसी रिलेशनशिप के बारे में या पर्सन्स के बारे में, ठीक है, तो वो उसने अपनी विल या डीड में कोई स्टेटमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट जो 7 है वो बात करता है ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13A, ठीक है। तो 13A में क्या था? वो कस्टम की ही बात थी, कस्टम या फिर उसकी राइट या कस्टम की, ठीक है, कि कोई राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसके रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हुई थी, हमने वो बात करनी थी ना। तो अब जो 4 है वो पब्लिक की बात करता है, 13 और जो 32 क्लोज 7 है वो बात करता है प्राइवेट राइट्स की, ठीक है। तो अब अगर कोई स्टेटमेंट्स चाहे किसी डीड या विल या किसी और डॉक्यूमेंट में दी गई हैं जिसमें किसी ट्रांजैक्शन की बात की गई है सेक्शन 13A में, तो वो भी रेलेवेंट होंगी। और 8 में is made by several persons and express feelings relevant to matter in question। जब स्टेटमेंट्स दी गई थी वो नंबर ऑफ पर्संस के द्वारा दी गई थी और उसके द्वारा उन्होंने अपनी फीलिंग्स या इंप्रेशन को एक्सप्रेस किया था रेलेवेंट मैटर के ऊपर जो कि इन क्वेश्चन है, तो वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगी। तो हमारा इसके साथ सेक्शन 32 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 33 रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरइन स्टेटेड, ठीक है। तो अब एविडेंस दिया जा सकता है बाय विटनेसेस, जो कहां कहां दिया जा सकता है, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या फिर किसी ऐसे पर्सन के सामने जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ है कि वो एविडेंसेस ले सकता है। तो अब इसको एविडेंस दे दिया, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। अब हम इसी जो एविडेंस दिया था उसको हम सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग या सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग के लेटर स्टेज पे भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब वो भी कहां, अगर वो विटनेस लेटर स्टेज में डेड हो गया या ढूंढा नहीं जा सकता या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में के टाइम पे उसकी डेथ हो चुकी है। इसमें एक और चीज है, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वो बंदा अब इस टाइम पे वो कोर्ट में ना पहुंच पाए, ठीक है। बाकी सारी सिचुएशन सेम है, भी उनको ढूंढा नहीं जा सकता, इनकैपेबल हो गए हैं, डेथ हो चुकी है, या फिर उनकी जो एविडेंस है वो बहुत डिलेड होगी या बहुत एक्सपेंसिव होगी। प्रोवाइडेड
कि जो प्रोसीडिंग्स सेम, हमने ऊपर कहा कि लेटर स्टेज पे या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, है ना, तो वो सेम पार्टीज के बीच में प्रोसीडिंग होनी चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और जो हम यूज कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट प्रोसीडिंग में जो ऑपोजिट पार्टी है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिली हुई होनी चाहिए कि उसने क्रॉस एग्जामिन किया होना चाहिए, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन इशू है वो सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए, ठीक है। और क्रिमिनल ट्रायल और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी को हम कंसीडर करेंगे भी प्रोसीडिंग्स हैं बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 34 बात करता है एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। अब आप देखिए, आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हो, आप उनको किसी अपनी अकाउंट बुक क्या उसमें डालते होगे ना, तो वो जो एंट्रीज आपने अपने यूजली आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की अपने बुक्स में डालते हो, तो अब वो सफिशिएंट एविडेंस तो नहीं होता, ठीक है। अकेला अगर हम उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, हम अब आप देखोगे कि हम बहुत सारी मतलब आड़तियों वगैरह के आप सुनते होगे कि बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं वो डाल लेते हैं, तो वो अकेली सफिशिएंट नहीं होती, मतलब एक अकेली सफिशिएंट एविडेंस नहीं होती, लेकिन वो रेलेवेंट होती हैं अगर हम उनके साथ कोई और प्रूफ डाल देते हैं। मान लीजिए चेक लगा दिया, चेक दिखा दिया, तो चेक अपने आप में बहुत वैलिड प्रूफ होता है, तो कोई वो चीज रेलेवेंट हो जाती है, ठीक है। सेक्शन 35 रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अब आपने पब्लिक रिकॉर्ड में या जो भी कोई आपकी ऑफिशियल बुक है उसमें या रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें कोई एंट्री डाली और वो आज के टाइम पे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है और पब्लिक सर्वेंट ने डाली थी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करते हुए, या फिर लॉ ने उसको पावर दी थी वो चीज करने की, ठीक है, वो अपने आप में एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। सेक्शन 36 बात करता है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। अब अगर देखिए, आपने आजकल देखा होगा, बहुत सुना होगा कि चाइना है वो जो अपना मैप वो कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, उसमें वो जो चाइना वाला जो JNK वाला हमारा जो लद्दाख वाला एरिया है वो उसको अपने मैप में शो करता है ना। तो अब यही चीज अगर हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, है ना, तो वही चीज वो कल को उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होंगी तो वो उसको एज अ रेलेवेंट प्रूफ कंसीडर कर लेगा ना कि हमने मैप पब्लिश किया था, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसका मतलब यही है ना कि ये हमारी सत्ता को मान रहे हैं। तो अब अगर ऐसी यही चीज हो गई ना, तो अगर कोई मैप्स या फिर चार्ट्स में कोई चीज पब्लिश हुई है, ठीक है, पब्लिक सेल के लिए और सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर हुई है, तो फिर वो चीज क्या है, वो अपने आप में रेलेवेंट है और हम उनको उनके बेसिस पे अगर कोर्ट में भी हमें फाइल करना पड़े तो हम कर सकते हैं, ठीक है, वो रेलेवेंट चीज होती है। अब इसी चीज पे अगर मैं मैप्स और चार्ट्स प्लान्स पे कहूँ तो हमारा राइट है ना कि हम इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक मैप दे दिया, ठीक है, कल को हम किसी इंडिया के टेरिटरी में गए, वहां पे हमारे पे इंडियन गवर्नमेंट ही केस फाइल कर दिया कि आपने क्या किया, आप मतलब बाहर कैसे गए, या आपने वीजा नहीं लगवाया यहाँ पे आने के लिए, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम मूव कर सकते हैं विद इन इंडिया, है ना। तो अब हम उस मैप को, क्योंकि वो उन्होंने पब्लिश किया है, हम उस मैप के बेसिस पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस चीज को एज एन एविडेंस लेके जा सकते हैं। भाई
एग्जाम्पल कह रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे तो राइट टू मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई और मैप उसने ही पब्लिश किया हुआ है, हम उसको कंसीडर करते हुए, उसको इंडिया का पार्ट समझते हुए वहां पे गए हैं, तो वहां पे हमें वीजा की जरूरत नहीं है। सेक्शन 37 बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। अब कोर्ट ने कोई ओपिनियन बनाना है किसी चीज के, किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में, कि ये फैक्ट पब्लिक नेचर का है कि नहीं है, ठीक है। तो अब कोई स्टेटमेंट जो या कोई रेसिटल जो कि किसी एक्ट या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का एक्ट है, या फिर हमारा सेंट्रल एक्ट है, कोई प्रोविंशियल एक्ट है, कुछ भी है, मतलब जो हमारे लॉज हैं एक तरीके से, उनकी कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो वो रेलेवेंट होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। सेक्शन 38 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। अब लॉ बुक्स में बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो सारी की सारी सही होती हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश होती हैं, ठीक है, या फिर वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही जो कोर्ट्स की रूलिंग्स की वो बारे में जो चीजें पब्लिश होती हैं, वो बुक्स क्या कहते हैं, रेलेवेंट होती हैं। ऐसे तो हम कहीं से तो उठाएंगे ना मैटर को। सेक्शन 39 बात कर रहा है ऑफ व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक्स और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। जब कोई स्टेटमेंट दी गई है जो कि लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, या किसी कन्वर्सेशन या फिर आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट है, ठीक है, मतलब बहुत बड़े का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो एविडेंस कितना दिया जाना चाहिए? सिर्फ उतना ही जितना की जरूरी है पर्टिकुलर केस में। पर्टिकुलर केस को समझने के लिए जितना का हमें चाहिए ना, उतना ही देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बुक खोल के बैठ जाओगे। अब नेक्स्ट हमारा जो जजमेंट से रिलेटेड है, जजमेंट्स वाला चंक है, सेक्शन 40 to 44 जजमेंट्स वाले चंक पे डील करता है। सेक्शन 40 बात करता है प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। अब आपने देखा होगा सेक्शन 11 सीपीसी का और सेक्शन 300 सीआरपीसी का, ठीक है, वो बात करते हैं कि अगर कोई चीज पहले डिसाइड हो चुकी है, वहां पे दोबारा से आप सूट या ट्रायल या प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते एक चीज पे, है ना। तो अगर उस चीज पे कोई जजमेंट आई है, ऑर्डर है या डिक्री है, जिससे मतलब सब्सिक्वेंट कॉग्निजेंस ऑफ सूट या होल्डिंग अ ट्रायल बार्ड है, ठीक है, जो मना करती है, तो वो पर्टिकुलर डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर रेलेवेंट फैक्ट होगा जब कोर्ट ने जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है उनका एविडेंस, अगर कॉग्निजेंस लेना है या प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, तो हम वो पुरानी वाली जजमेंट कोर्ट में रख सकते हैं कि ये इस चीज पे ऐसे आ चुकी है, डिक्री आ चुकी है या डिसीजन आ चुका है, तो फिर कोर्ट उसको दोबारा कंसीडर नहीं करेगी। सेक्शन 41 बात कर रहा है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिसडिक्शन। A final judgment, order or decree of competent court in exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to such character or to be entitled to any specific thing, not as against specified person, but absolutely is relevant when the existence of such legal character or the title of such person or to thing is relevant. Such judgment, order or decree is conclusive proof. अब ये डिक्री कंक्लूसिव प्रूफ होती है, इसके अगेंस्ट हम कोई एविडेंस कुछ नहीं लेके आ सकते। अब जो फाइनल डिक्री बोल रही हूँ मैं, वैसे जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री तीनों चीजें हैं, और ये चीजें कब पास की हैं कोर्ट ने? या तो प्रोबेट वाली अपनी जुरिसडिक्शन यूज करते हुए, या मैट्रिमोनियल केसेस, मतलब प्रोबेट के केसेस या मैट्रिमोनियल केसेस हैं, या एडमिरलिटी के केसेस या इंसॉल्वेंसी वाले केसेस हैं। और इसके थ्रू हम कोर्ट या तो किसी पर्सन का लीगल कैरेक्टर, मतलब कोई जैसे कोई
दो बंदों के बीच में केस है, ए और एच और डब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यू क्लेम कर रही है कि मैं एच की वाइफ हूं, ठीक है। तो अगर कोर्ट कंफर्म कर रही है कि हाँ जी डब्ल्यू एच की वाइफ है, तो लीगल कैरेक्टर हो गया ना, या फिर या तो डिक्लेयर कर रही है या रिफ्यूज कर रही है, ठीक है, बल्कि स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं, एब्सोल्युटली। अगर तो डब्ल्यू कहती मैरिड हूं, तो मैरिड एक अलग चीज है, और कोर्ट कह रही है कि यस यू आर वाइफ ऑफ एच, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली यहाँ पे मैरिड भी हो गई और उस पर्सन का लीगल कैरेक्टर एब्सोल्युटली कंफर्म हो गया कि ही इज लीगली वेडेड वाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एच, तो रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। दूसरा पैरा क्या कहता है, दैट एनी लीगल कैरेक्टर विच इट कन्फर्स अक्रूड एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर डिक्री केम इनटू ऑपरेशन। अब ये जो लीगल कैरेक्टर है वो कब से अक्रू होगा, जिस दिन से जो डिक्री और ऑर्डर है या जजमेंट है ऑपरेशन में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो लीगल कैरेक्टर की बात हो रही है ना, अभी कंफर्म किया या मना किया, वो किस दिन से, या तो जिस दिन वो ऑपरेशन में आएंगी या फिर कोर्ट ने स्पेसिफिकली कोई डेट मेंशन की है उस दिन से। सेक्शन 42 बात कर रहा है रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर एंड डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन, ठीक है। तो 42 बात कर रहा है कि जिस जो डिक्रीज ऑर्डर्स और जजमेंट सेक्शन 40 और 41 में नहीं बताए डील किए गए, तो सॉरी 41 में डील नहीं किए गए, तो वो भी रेलेवेंट होंगे अगर वो पब्लिक नेचर से हैं और इंक्वायरी के रिलेटेड हैं, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। जैसे 41 में ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसमें नहीं है। 43 बात कर रहा है जजमेंट एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42। अब जो जजमेंट ऑर्डर या डिक्रीज हैं जो कि 40, 41 और 42 में नहीं दिए गए, वो सब इररेलेवेंट है। सेक्शन 44 क्या कह रहा है, फ्रॉड और कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग डिक्री और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपने जब कोई डिक्री या ऑर्डर या जजमेंट कोर्ट का लेने के लिए कोई फ्रॉड या कल्यूजन किया है, ठीक है, तो वो आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो चंक है वो ओपिनियन के बेस्ड है, थर्ड पर्सन के ओपिनियन। सेक्शन 45 बात कर रहा है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। जब कोर्ट ने कोई फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ पे वो ओपिनियन नहीं ले सकते, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट या किसी हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन के रिलेटेड कोई ओपिनियन लेना है, तो जो पर्सन इन पर्टिकुलर फील्ड्स में स्किल्ड होगा उनका ओपिनियन अगर ले रही है कोर्ट, तो वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट होता है, मतलब वो उनका ओपिनियन रेलेवेंट होता है। और जो पर्सन ओपिनियंस दे रहे होते हैं उनको हम एक्सपर्ट्स कहते हैं। सेक्शन 45A बात कर रहे हैं ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉनिक जो पर्सन है, जो उसका एविडेंस ओपिनियन कोर्ट को जरूरी लग रहा है, तो वो रेलेवेंट होगा उसका ओपिनियन, और उसको भी हम एक्सपर्ट कहेंगे। सेक्शन 46 बात कर रहा है फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। वैसे वो फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है ना, उसको वो फैक्ट सपोर्ट कर रहा है या उसको रिबट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है उसके ओपिनियन के, तो वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे। सेक्शन 47 बात कर रहा है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रेलेवेंट। जब कोर्ट ने ओपिनियन बनाना है कि भाई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसी इस पर्टिकुलर बंदे ने लिखा है, इस पर्टिकुलर बंदे की साइन है या किसी और की है, तो जो बंदा, जिस बंदे का क्वेश्चन है ना भी इसने लिखा है कि नहीं, जो बंदा उसकी हैंडराइटिंग पहचानता है, एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन है, या जिसके सामने वो चीज लिखी गई है या साइन की गई है, उसका ओपिनियन रेलेवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। अब एक्वेंटेड किसको कहेंगे,
जब जो बंदा उसको देखता है लिखते हुए, ठीक है, जब जिसको जर्नली उसके लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो क्या कहते हैं, acquainted with the handwriting of that person है। और सेक्शन 47 ये बात कर रहा है ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो ओपिनियन है वो कब रेलेवेंट होगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए कोर्ट ने अगर ओपिनियन बनाना है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो भी इशू कर रही होती है, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसका ओपिनियन रेलेवेंट होता है। सेक्शन 48 बात कर रहा है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। अब कोई राइट या कस्टम के लिए भी कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वहां पे कोर्ट ने अगर इस चीज के बारे में ओपिनियन बनाना है तो कोई भी पर्सन जिसको उसके कस्टम के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज हो सकती है उसका ओपिनियन रेलेवेंट होगा, ठीक है। सेक्शन 49 बात कर रहा है ओपिनियन एज टू यूजेस टेनेंट्स एटसेट्रा विद व्हेन रेलेवेंट। जब कोर्ट ने देखो सेक्शन 48 में हमने कस्टम्स की बात की, 49 में हम यूसेजेस और टेनेंट्स की बात कर रहे हैं, किसी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली के यूसेज वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह की नहीं बात कर रहे। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन या मतलब उनकी जो बॉडी है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन वगैरह क्या है, या फिर वहां पे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उन वर्ड्स को देखो, हम एक ही वर्ड को बहुत सारे लोग उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो जिन पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है ना उन चीजों की, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। सेक्शन 50 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। अब रिलेशनशिप के बारे में, अब दो पर्सन साथ में रह रहे हैं, हमें नहीं पता वो मैरिड हैं कि नहीं है। अब कोई पर्सन पड़ोसी है जो उनको रोज मिलता है और उनको देख के उसको लगता है कि ये तो भाई मैरिड कपल लगते हैं, मतलब शादी हुई हुई लगती है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने ओपिनियन बनाना है कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो कि फैमिली मेंबर है या अदरवाइज फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, या फिर उनके मान लीजिए कोई कपल है, उनके बारे में ओपिनियन है बनाना है कि मैरिज हुई है कि नहीं, लेकिन वो कपल ना, जो लड़का है उसके फ्रेंड सर्कल में एज अ हस्बैंड वाइफ मतलब वो मूव करते हैं उस सर्कल में, तो फ्रेंड्स को तो पता होता है ना कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो अब जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उनका ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है स्पेसिफिकली मेंशन की है कि प्रोवाइडेड सच ओपिनियन शैल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव मैरिज इन प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1862 और 494। ये पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसमें हम मैरिज को प्रूव करने के लिए यहाँ पे ओपिनियन को कंसीडर नहीं करेंगे। सेक्शन 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलेवेंट, ठीक है। देखो जब किसी बंदे के ओपिनियन को हम रेलेवेंट बना रहे हैं तो क्या सोच के उसने वो ओपिनियन बनाया है, किन ग्राउंड्स पे उसने वो ओपिनियन तैयार किया, वो ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे। इसके साथ ही हमारा ये चंक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है। यहाँ पे सेक्शन 52 से लेके 55 तक ही है। सिविल केसेस में इन सिविल केसेस सेक्शन 52 बात कर रहा है, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट, ठीक है। तो अब सिविल केसेस में अगर एक फैक्ट है कि किसी बंदे का कैरेक्टर ऐसा है जिससे कि जो हम कह रहे हैं ना कि भाई मैं कह रही हूं कि वो तो बड़ा शरीफ बंदा है, मार कुटाई तो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो वहां पे उसका शराफत वाला कैरेक्टर इररेलेवेंट है।
ठीक है, पर कब रेलेवेंट होगा? एक्सेप्ट इन सो फॉर एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। जो और फैक्ट्स है ना जो कि रेलेवेंट है, उनसे भी वो चीज झलक रही है, तभी हम कैरेक्टर को रेलेवेंट बनाएंगे। अदरवाइज सिविल केसेस में कि उसके कंडक्ट को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना रहा है उसका कैरेक्टर या नहीं बना रहा, वो चीज रेलेवेंट नहीं होगी। सेक्शन 53 बात कर रहा है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट। अब देखो सिविल केसेस में हम कैरेक्टर को रेलेवेंट मान नहीं रहे, लेकिन क्रिमिनल केसेस में हम क्या कर रहे हैं कि अगर बंदे का कंडक्ट पहले बहुत अच्छा था तो वहां पे हम उसके गुड कैरेक्टर को, पहले वाले गुड कैरेक्टर को रेलेवेंट कंसीडर करते हैं। सेक्शन 53A एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस। अब जैसे रेप वगैरह के केसेस हैं, वहां पे क्या कहते हैं, अगर जो विक्टिम है उसका जो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 54 बात कर रहा है प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब देखो हमने सेक्शन 53 किया था, उसमें हमने गुड कंडक्ट को रेलेवेंट बनाया था, लेकिन बैड कैरेक्टर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में स्पेसिफिकली हम बैड कैरेक्टर को, पिछले बैड कैरेक्टर को रेलेवेंट नहीं बनाते। लेकिन अगर हमने पिछले गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया कोर्ट में, तब बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट बन जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है कि ये सेक्शन वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पे जो बैड कैरेक्टर है वो खुद ही फैक्ट इन इशू है, या फिर एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन हुई है ना वो बैड कैरेक्टर का एज एन एविडेंस हम ले सकते हैं, उसको वो रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 56 जो बात कर रहे हैं कैरेक्टर एज इफेक्टिंग डैमेजेस। अब सेक्शन 56 बात कर रहे हैं हाँ, सिविल केसेस में वैसे हम कैरेक्टर को रेलेवेंट नहीं मानते, लेकिन कैरेक्टर उसका ऐसा है कि उससे डैमेजेस की अमाउंट को इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके कैरेक्टर को तब हम रेलेवेंट कंसीडर कर सकते हैं जिससे अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो कैरेक्टर से अगर वेरिएट हो रही है, इफेक्ट हो रही है, तब कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो अब कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? इसमें रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों कवर होती हैं, और जो एविडेंस है हम जर्नल रेपुटेशन और जर्नल डिस्पोजिशन का दे सकते हैं, पर्टिकुलर रेपुटेशन और पर्टिकुलर डिस्पोजिशन का हम एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है सेक्शन 55 तक रेलेवेंसी वाला। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2, और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 है, जो कि बात कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया था फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। इसमें 3 ही सेक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू।